क्या आप भी वो स्टूडेंट हो जिसको इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिसको इंडियन इकोनॉमी याद नहीं होती, जिसको पता नहीं लगता यार ये डाटा क्या, कौन सा डाटा याद करना है और कैसे याद करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज नकुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन इकोनॉमी पढ़ने का सबसे सही तरीका। मैंने अपनी इकोनॉमिक्स में 95 अचीव किए, 96 अचीव किया स्कोर। तो मैंने कैसे अचीव किया तो मैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है बुक्स का। अब इसको आपको लगा होगा कि क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमें तो बुक्स पहले से लगी हुई है। यार आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरी क्लास 12 थी तब पहली बार इंडियन इकोनॉमी आई थी। उससे पहले माइक्रो मैक्रो चल रही थी, है ना। तो पहली बार जब इंडियन इकोनॉमी आई थी तो हमें भी नहीं पता था कि यार क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या लर्न करना है। तो फिर हमें जो स्कूल की बुक लगी थी, कोई भी हो सकती है, वीक के हो सकते हैं, संदीप गर्ग हो सकती है, आपकी कोई भी बुक होती है, मैंने भी वही बुक की। और जब सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया, सीबीएसई का सैम्पल पेपर देख के एक तरह से जो है होश उड़ गए। क्योंकि जो सैम्पल पेपर था वो मैच ही नहीं कर रहा था उस बुक से, वो रेफरेंस बुक से ही मैच नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे पता लगा यार इंडियन इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएंगे। तो मुझे कुछ खास गाइडेंस नहीं थी, मैंने किया नहीं। और फिर क्या हुआ, बाद में जब प्रैक्टिकल होते हैं, हमारे जैन में प्रैक्टिकल थे, तो जब प्रैक्टिकल बाहर से इन्विजिलेटर आए थे इंटरव्यू लेने, तो फिर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो इस बार का एग्जाम है वो सारा एनसीईआरटी से आएगा। जो भी आप रेफरेंस बुक कर रहे हो उसको करना बंद करो, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, उसमें से ही पेपर आएगा। तो वो जो थे वो सीबीएसई की कोई एग्जाम की कमेटी से थे वो टीचर, तो उनको पता था। और हुआ भी वही, सारा जो एग्जाम था वो एनसीईआरटी से आया। हमारी क्लास में बहुत बच्चों की इकोनॉमिक्स में कम मार्क्स आए बिकॉज उन्होंने स्कूल की जो रेफरेंस बुक थी वो फॉलो की, उन्होंने एनसीईआरटी फॉलो नहीं की। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सही टाइम पे जो है उनके कहते मैंने एनसीईआरटी ऑर्डर कराई। जो है वो एनसीईआरटी जो है वो बाहर तो नहीं मिलती, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कराई और मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा। और एनसीईआरटी से पढ़कर ही जो सारा का सारा एग्जाम था, सारा का सारा एग्जाम एक एक चीज़ उसमें से आई और मैं लिख पाया, जिससे मैंने 96 इकोनॉमिक्स में स्कोर किए। तो मैं आपको क्या एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी बुक है इंडियन इकोनॉमी की वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साथ साथ एनसीईआरटी भी ले लो। ठीक है, एनसीईआरटी आपको मुश्किल है कि ऑफलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से अमेजोन से परचेज कर सकते हो। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो ले लो। और उसमें जो यार डाटा है ना, डाटा पिछला दिया हुआ है, वो अपग्रेड नहीं हुई है एनसीईआरटी। उसका जो कवर पेज है उसमें क्लास 11 लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो टॉपिक्स करने हैं उस एनसीईआरटी से जो टॉपिक्स आपकी जो बुक है, रेफरेंस बुक है, उसमें कवर नहीं हुए। तो एक बार एनसीईआरटी को पढ़ जरूर लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि डाटाबेस जो एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे वो उसी एनसीईआरटी से आएंगे। तो एनसीईआरटी को शुरू से एक बार अच्छे से पढ़ लो। छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, उसको एक बार पढ़ लोगे, आपको आंसर्स लिखने में बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। अब ये तो आ गया एनसीईआरटी के बाद। अब जो मेन बात आती है वो ये आती है कि आपको स्टडी कैसे करनी है इंडियन इकोनॉमी, जिसके लिए आप वीडियो को क्लिक किया आपने। तो इंडियन इकोनॉमी कैसे स्टडी करनी है बहुत ध्यान से देखना। आपको जो इंडियन इकोनॉमी है ना, आप स्टडी करते हो तो आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया, ठीक है, आपने उस टॉपिक को सबसे पहले ऐसे पढ़ना है जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी की बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई गई है, बहुत अच्छी चीजें बताई गई जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। अगर आप शुरू में ही सोचोगे यार मैं लर्न कर लूँ, ये कर लूँ, तो आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आप पढ़ते हो उस टॉपिक को ये समझ के पढ़ो यार कि मैं एक इकोनॉमी एक न्यूज़पेपर टाइप रीड कर रहा हूँ। तो उस टॉपिक को अच्छे से आपने रीड कर लिया, आपको समझ आ गया। फिर आपको क्या करना है, उस टॉपिक को उसी टाइम पे याद करना है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, हम फर्स्ट टाइम रीड कर लेते हैं, सेकंड टाइम हम देखते हैं हमें तो ये नहीं, ये तो आता है, ये तो मुझे समझ आ गया। भाई समझ आने के नंबर नहीं है। तो अगर आपने समझा है बट आपको लिखना नहीं आता, आपने लर्न नहीं किया अच्छे से, तो आप कैसे एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और यही जो एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा यहीं पर रह जाता है, वो ऐसे इसके कारण ही स्कोर नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है, आपको उसी टाइम पे जो है टॉपिक को याद कर लेना है। तो उसी टाइम पे जो टॉपिक को याद करोगे तो आप देखना कि आपको जो है अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाओगे। उसी टाइम पे टॉपिक को इसलिए याद करना है क्योंकि उस टाइम हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। जब आप फर्स्ट टाइम रीड करते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है टॉपिक में। तो जब ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा तब अच्छे से याद रहेगा, इसके बजाय कि आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रीड करके उस टाइम लर्न करने की कोशिश करो। उस टाइम लर्न करने की कोशिश करोगे, आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा, आप कहोगे ये क्या है, ये क्या है। तो फिर आप फर्स्ट टाइम भी उस टॉपिक को लर्न कर लो। अब लर्न कैसे करना है वो देखते हैं। अब आप जब सेकंड टाइम बुक को रीड करोगे, उस टॉपिक को रीड करोगे, तो आपको एक हाइलाइटर लेना है और उस टॉपिक के अंदर जो जो मेन कीवर्ड्स है आपको सिर्फ वो हाईलाइट कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको स्कूल एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या याद आएगा, आपको अपने स्कूल याद आएगा, आपको अपने स्कूल कहाँ पर है ये याद आएगा, आपको अपने स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, फ्रेंड्स सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। तो हमें इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही करना होता है। इंडियन इकोनॉमी सारी रटने की नहीं है, एक दो कीवर्ड्स होते हैं जिस कीवर्ड के अंदर आपका सारा जो टॉपिक है वो छुपा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है। ठीक है, अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में आपको सारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड याद नहीं करना। आपने एक बार वो किया, लर्न किया ग्रेट लीप फॉरवर्ड को, एक बार उसको पढ़ लिया, एक बार उसको पढ़ के उसको समझ लिया, और फिर आपको क्या करना है, अपने दिमाग में बिठा देना है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब अपने दिमाग में कि हाँ उसमें जो है चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया और इससे क्या
गया था, इससे रैपिड जो है अर्थक्वेक आ गया था चाइना में, ये तो आपको अंदर से समझना है। तो आप जब समझोगे ना, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप ग्रेट लीप फॉरवर्ड याद करोगे ना, या फिर देखोगे उसको, तो आपको अपने आप को एक्सप्लेनेशन याद आ जाएगी माइंड में रफली, और उसी को आप अपने वर्ड्स में, पॉइंट्स में एग्जाम में लिख के आ पाओगे। तो आपको ऐसे लर्न करना है, जो मेन कीवर्ड है वो याद करो और उस मेन कीवर्ड को एक्सपैंड करना सीखो। बहुत ज्यादा याद नहीं करना, इससे आपके एक पेज में आपको मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूँ 12 से 15 वर्ड्स करने होंगे, यानी कि 2 से 3 लाइन आपको याद करनी है और आपका सारा का सारा पेज आपका कवर हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक। अब एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मानो आपका टॉपिक है रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रीजंस क्या थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के ब्रिटिशर्स के, जब वो इंडिया में आए ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? तो उसमें जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका रोड्स, ठीक है, जो आपकी हेडिंग है, और सेकंड जो हेडिंग आ जाती है वो आपकी रेलवेज। अब ध्यान से देखो, आपने जैसे ही रोड देखा, आपको जो याद है, आपको सिर्फ ये 2 वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 2 वर्ड्स याद करने हैं, और जो इसके एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन दी हो, ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन, मोबिलाइजिंग द आर्मी, आपको जो है रॉ मटेरियल्स जो है अच्छे से सही से आपको पोर्ट तक पहुंचाने से, ताकि वो कॉलोनियल पीरियड यानी कि बाहर जा सके, आपको वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में समझ लेना, आपको लर्न नहीं करना। तो आप जब समझ लोगे ना कि देखो रोड्स है, अब रोड्स की क्या, आप देखोगे कि ना रोड्स का क्या फंक्शन हो सकता है, तो हम कहेंगे कि रोड जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो है इसलिए रोड्स बनवाए ताकि वो आर्मी को इधर से उधर लेकर जा सके, ताकि वो अपनी जो भी जरूरत है वो आर्मी से पूरी करवा सके। और सेकंड पॉइंट आपको क्या याद आ सकता है? सेकंड पॉइंट ये याद आ जाएगा आपको कि रोड से क्या हुआ, रोड से जो सी पोर्ट है, सी पोर्ट तक रॉ मटेरियल पहुंचाने में बहुत इजी रही। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट समझ लेना है, और जब भी आप इस पॉइंट को देखो, आपके अंदर ये आना चाहिए एक्सप्लेनेशन कि क्या आपको समझना चाहिए, करके देखना। आप करके देखोगे, आपको अपने आप ये ट्रिक पता लगेगी। नेक्स्ट रेलवेज, आपको सिर्फ रेलवेज लर्न किया, और रेलवेज लर्न करके आपके अंदर दिमाग में क्या आया, आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली और आपने अपने दिमाग में बिठा लिया रेलवेज मतलब उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रेलवेज पढ़ोगे, आप अपने आप रिकॉल करके देखना कि आपको जो है आपने पढ़ा था, आपको समझ आया या नहीं, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और वही जो आपने याद किया वही आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्टिव रिकॉलिंग। आपको कि भैया एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है? एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब है कि जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है, अब थ्योरी सब्जेक्ट को अगर आपको याद करना है तो आपको बार बार उसको अपने माइंड में रिट्रीव करना होगा, यानी कि आपको अपने माइंड से वो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जब आप बार बार वो इन्फॉर्मेशन को अपनी माइंड से निकालोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, आप एग्जाम में और अच्छे से लिख पाओगे। और अगर आप बार बार वो इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड से निकालोगे नहीं तो वो माइंड में आपके दब जाएगा और आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको उसके लिए क्या करना है यार, उसके लिए ब्रेन का बहुत पैटर्न है जो एक साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से बताया गया कि अगर आपको कोई भी चीज को याद रखना है तो आपको उसको कैसे रिकॉल करना है, कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसी टॉपिक को 1 डे आफ्टर आपको एक बार पढ़ लेना है, रिवाइज करना है, ये लिख लो, साथ साथ आपके काम आएगा। और फिर आपको 7 डेज आफ्टर उस टॉपिक को रिवाइज करना है, और फिर आपको 1 मंथ आफ्टर उस टॉपिक को रिवाइज करना है, यानी कि मंथली आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना है। अब आप कहोगे यार इतने बार रिवीजन क्यों करें यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में। आप 1 घंटा आप एक टॉपिक को दोगे, मान लो एक चैप्टर को आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, और आपको बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, आपको लर्न भी हो जाएगा। और आपको क्या करना है, रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज ऐसे करना है कि आपने जो मेन वर्ड्स है वो आपने याद कर लिए, और आपने अंदर ही अंदर मन में उसके एक्सप्लेनेशन सोच लेने कि इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्सपैंड करूंगा तो मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा। और फिर आप एक बार रीचेक कर लो, आपने दिमाग में लगा लिया, और फिर आप देख लो कि बुक में ऐसे है नहीं, और अगर आपको कोई एडिशनल लगे कि मुझे ये ऐड करना चाहिए तो अपने माइंड में वो ऐड कर दो। इससे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट्स, बिकॉज आपको लर्न लिमिटेड करना है, आपको ज्यादा समझना है। जब हमारा ब्रेन समझता है ना तो वो इजीली उसको याद कर पाता है, उसकी एफिशिएंसी पावर इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने जब आपको कहा था कि आपको उन कीवर्ड्स के एक नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, एक अलग से नोट्स बना लो उन कीवर्ड्स के, और उन नोट्स को एक हफ्ते में एक बार कम से कम रिवाइज जरूर करो, ठीक है। एक बार आपको कीवर्ड सिर्फ पढ़ लेने हैं, तो क्या होगा, बार बार आपको कीवर्ड्स याद हो जाएंगे और आपका चैप्टर भी हो जाएगा। तो नोट्स जरूर बनाओ उन कीवर्ड्स के, और उन कीवर्ड्स को याद करते रहो, इससे आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी इजीली आपको याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट ये है कि आपको डाटा कितना याद करना है। यार डाटा आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, सीबीएसई ज़्यादा डाटा नहीं पूछता आपसे, वो डाटा देता है और डाटा को वो कहते हैं कि एनालिसिस करो। तो अपनी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाओ, अपने ये देखो कि अगर ये सिचुएशन अभी इंडिया है, ये चाइनीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, दिमाग लगाओ। अब जितना एनालिसिस करोगे ना, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, उतना आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे इंडियन इकोनॉमी में। अब आपको जो डाटा है वो ज़्यादा नहीं याद करना, मेन डाटा याद कर लो, IPR का या WTO का, या जो भी आपके टीचर ने आपको डाटा बताया, ठीक है। अब उस डाटा के लिए आपको वो डाटा के लिए अलग से शीट तैयार करनी है,
ठीक है। अब उस शीट में आपके जो हर चैप्टर के डाटा होने चाहिए, ऐसा ना कि ना एक शीट में पहले एक डाटा, एक दूसरी में दूसरा डाटा, दूसरे चैप्टर का डाटा, नहीं, एक या दो शीट में हर चैप्टर्स के जो जो मेन डाटा वो लिख लो और उसको रोज पढ़ते रहो। रोज एक बार आप पढ़ोगे 5-10 मिनट लगेंगे, आपको साथ साथ याद होता जाएगा वो मेन डाटा। तो बहुत ज़्यादा डाटा याद करने की कोशिश मत करो, वो भी नहीं, आपको अब बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो पुराने वाला भी नहीं होगा और नया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मेन जो है वही करने की कोशिश करो, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, गारंटी है। सो ये थी आज की वीडियो। और भी आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।